हो गया? हाँ सर, आज की क्लास में जो है इस सेकंड चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका डिसेंट्रलाइजेशन। इसी डिसेंट्रलाइजेशन को लेकर हम आगे बात करेंगे। जैसा कि आपने सिविक्स का जो चैप्टर फर्स्ट था पावर शेयरिंग वाला, वहाँ पर आपने देखा था कि डिसेंट्रलाइजेशन हम किसे कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन जो है दो अलग अलग टर्म हैं। सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, सारा पावर एक ही पर्सन के पास होता है, एक ही जो है रूलिंग बॉडी होती है। दैट मीन्स या तो किंग होगा या फिर किसके पास होगा, आर्मी के पास। दैट मीन्स वही पर्सन या तो किंग या आर्मी ही क्या करेगी, रूल बनाएगी, वही उनको क्या करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा, और वही लोगों को पनिश करने का काम भी करेगा। ऐसा कहाँ होता है, जहाँ पर सेंट्रलाइज सिस्टम होगा। क्लियर हो गई बात? आफ्टर दैट मैंने बताया था कि जब कंट्री फ्री होती है तो हर एक कंट्री चाहती है कि वो क्या करें, एक डेमोक्रेटिक नेशन बने, और डेमोक्रेटिक नेशन बनने के लिए ज़रूरी है कि वो क्या करें, पावर को शेयर करें। ऐसा आपने पढ़ा होगा, आपने पावर शेयरिंग के कुछ रीजंस पढ़े थे, जिनमें आपने एक रीज़न पढ़ा था मॉरल रीज़न, याद आया, और एक प्रूडेंशियल रीज़न था। उन रीजंस में आपने देखा था कि पावर शेयरिंग इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ऐसे नाम से मैंने कुछ एक लाइन बताई थी आपको, याद आई बात, कि जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी होगी वहाँ वहाँ पावर को शेयर किया जाए। तो इंडिया ने भी क्या किया कि भाई जो है हम लोगों ने भी जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया है। तो जब डेमोक्रेटिक सिस्टम को इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें पावर को क्या करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, पावर को डिवाइड करना पड़ेगा। तो पावर को शेयर जो किया जाता है, पावर को जो डिवाइड किया जाता है, उसी प्रोसेस को हम डिसेंट्रलाइजेशन के नाम से जानते हैं। यहाँ तक समझ में आया? यस और नो? 1947 में हम लोगों ने जब जो है इंडिया जब फ्री हुआ था, हमने डिसेंट्रलाइजेशन किया था, और डिसेंट्रलाइज करके हमने गवर्नमेंट के दो लेवल का क्रिएशन इंडिया में किया था। जिन दो लेवल में आपने देखा था, एक हमारे पास सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट थी और दूसरी हमारे पास स्टेट लेवल की गवर्नमेंट जो है पहले से एग्जिस्ट कर रही है। अब हम लोगों को क्या हुआ है कि हमारी कंट्री की वास्ट कंट्री है, जिसका ज्योग्राफिकल एरिया बड़ा है, और ज्योग्राफिकल एरिया के साथ साथ अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो पॉपुलेशन में भी हम जो है पीछे नहीं हैं, आगे ही हैं, ऐसा आपको पता है। तो जब पॉपुलेशन ज़्यादा होती है और जब एरिया ज़्यादा होता है, तो ऐसी कंडीशन में जो छोटे एरिया जो है, जो लोकल एरियाज होते हैं, उनको गवर्न करना गवर्नमेंट के लिए जो है पॉसिबल नहीं हो पाता, या एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाती है। ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट क्या करती है, डिसेंट्रलाइजेशन कर सकती है। दैट मीन्स क्या करेगी, दो लेवल तो आपके पास पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट। अब गवर्नमेंट चाहे तो जो लोकल एरिया है उनको जो है रेगुलेट करने के लिए एक नए लेवल का क्रिएशन कर सकती है। जैसा आपने जो है बेल्जियम की जब स्टोरी पढ़ी थी, वहाँ पर आपने देखा था, वहाँ पर एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई थी और एक लोकल गवर्नमेंट भी वहाँ पर क्रिएट की गई थी। सेम एज इट इज़ इंडिया में आज के टाइम की बात करें, प्रेजेंट टाइम की अगर बात करें आप, तो आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे पास जो है एक लोकल गवर्नमेंट अवेलेबल है। इस पर राइट कैसे करते हैं? इंडिया में जो है हमारे पास एक लोकल गवर्नमेंट अवेलेबल है, जिसमें आपने देखा होगा, जैसे आपने सुना होगा अर्बन एरिया की अलग गवर्नमेंट होती है और रूरल एरिया की अलग गवर्नमेंट होती है। उसी सिस्टम को हम जो है आज कंटिन्यू करेंगे। हमारा टॉपिक जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन है। देखें डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है, व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। कि जब क्या करें, पावर कहाँ से लेना है आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट जो आपके पास पहले से एग्जिस्ट कर रही है उससे, और स्टेट गवर्नमेंट से आप पावर क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, और उनको कलेक्ट करके किसको दे रहे हैं, एंड इज गिवन टू लोकल गवर्नमेंट। कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और स्टेट गवर्नमेंट के जो पास पावर हैं, उनमें से कुछ पावर आप क्या कर ले लें, और उन पावर को लेके किसको प्रोवाइड कर दें, एक लोकल लेवल की गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर दें। तो वो जो प्रोसेस कहलाती है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन कह लेते हैं। समझ में आया? यस और नो? डेफिनेशन क्लियर है? आगे देखें, अगला पॉइंट दे रखा है रीजंस फॉर डिसेंट्रलाइजेशन, कि हम जो है हमारी कंट्री में डिसेंट्रलाइजेशन क्यों करें। आप एक बात ध्यान रखें, ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ वो इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करेंगे कि इंडिया में जो है डिसेंट्रलाइज जो है करने की नीड कहाँ है, जबकि हमारे पास दो लेवल पहले से क्या है, एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो देखिए इसमें कुछ रीजन बता रखे हैं। देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज विच आर बेस्ट सेटल्ड एट द लोकल लेवल। कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसी होती है, बहुत सारे इशू ऐसे होते हैं जिनको जो है लोकल लेवल पर ही सॉल्व किया जा सकता है, उनके डिसीजन जो है लोकल लेवल पर ही लिए जा सकते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लोकेलिटीज। कि जो लोग हैं, जैसे अपने एरिया में कोई वर्क करवाना है तो उसका जो बेटर नॉलेज है वो हम लोगों को होगा या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को होगा। आप खुद इमेजिन करें, आपके पास दो गवर्नमेंट है, एक आप लोग हैं जो लोकल लेवल पर बैठे हैं और एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो दिल्ली में बैठी है। आपके यहाँ पर कोई डेवलपमेंट करवाना है, कोई कंस्ट्रक्शन करवाना है, कोई वर्क करवाना है, तो उसके बारे में बेटर नॉलेज आप लोगों को होगा या दिल्ली में बैठी जो गवर्नमेंट है उनको होगा।
बताओ, ऑब्वियसली आपको होगा। तो यहाँ यही लिखा हुआ है कि जो लोकल इशू जो होते हैं, लोकल प्रॉब्लम जो होते हैं, उनका बेटर सॉल्यूशन भी जो है वहाँ के लोकल पर्सन ही प्रोवाइड करवा सकते हैं। अगला पॉइंट रखा है, दे ऑल्सो हैव बेटर आइडियाज ऑन वेयर टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज थिंग्स मोर एफिशिएंटली, कि जो लोकल पर्सन है उनको ही इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज होता है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है कि जो गवर्नमेंट पैसा भेज रही है उसको कहाँ स्पेंड किया जाए और सारी कंडीशंस को जो है वो कैसे मैनेज किया जाए, गवर्नमेंट को कैसे रन किया जाए। At the local level, it is possible for the people to directly participate in decision making, कि जनरली पहले जब दो ही लेवल हुआ करते थे, सेंटर और स्टेट, तो ऐसी कंडीशन में डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस होती थी उसमें जो है लोकल लेवल का पार्टिसिपेशन नहीं होता था। आपने डेमोक्रेसी के फीचर्स पढ़े हुए हैं और आपने सुना होगा कि हर एक पर्सन डेमोक्रेसी में क्या करता है, अपने एक लीडर को वहाँ पर भेजता है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को आगे भेजता है और वो रिप्रेजेंटेटिव ही क्या करता है, आपकी डिमांड्स को, आपकी नीड्स को गवर्नमेंट तक पहुंचाता है। ऐसा सुना है आप लोगों ने। तो यहाँ पर जो है लोकल लेवल का पार्टिसिपेशन नहीं हो पा रहा है, तो उनको पार्टिसिपेट करवाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है कि एक लोकल लेवल की जो गवर्नमेंट है उसको क्रिएट करने की नीड है। दिस हेल्प टू इनकैलकुलेट अ हैबिटेट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। इसके थ्रू क्या हुआ कि हमने सीधा सा ये माना कि जो लोकल लेवल के लोग हैं उनको क्या किया जाए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में उनका पार्टिसिपेशन जो है बढ़ाया जाए। अब बढ़ाएंगे कैसे, तो बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, क्रिएशन करेंगे किसका, लोकल गवर्नमेंट का। देखें, द लोकल गवर्नमेंट इंक्लूड्स पंचायत इन विलेज एंड म्यूनसिपैलिटीज इन अर्बन एरियाज, की जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो किससे मिलकर बनती है। मैंने आपको बताया है कि लोकल गवर्नमेंट के वापस दो लेवल होते हैं, एक रूरल एरिया में और दूसरा अर्बन एरिया में। बात करें आप जैसे जो है लोकल गवर्नमेंट की यहाँ पे बात कर रखी है कि जो आप अगर रूरल एरिया की बात करें तो रूरल एरिया में जो गाँवों में क्या होती है, पंचायत होती है, और उसी तरह जो अर्बन एरिया है, अर्बन एरिया में क्या होगी, म्यूनसिपैलिटीज होती हैं। म्यूनसिपैलिटीज आपने नाम सुना होगा, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, ऐसे नाम सुने हैं, वो सारी जो है वो अर्बन गवर्नमेंट में होती है। जबकि आपने ग्राम पंचायत सुना होगा, पंचायत समिति सुना होगा, जिला परिषद सुना होगा, ये सारे किस में आते हैं, आपके लोकल जो है आपकी अर्बन एरिया की जो रूरल एरिया की जो गवर्नमेंट है उसमें इंक्लूड किए जाते हैं। समझ में आई क्या बात, हाँ या ना। मैं यहाँ पर बात किसकी कर रहा हूँ, लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। और लोकल गवर्नमेंट के मैंने जो है आगे जाकर दो डिवीज़न कर दिए हैं। एक तो कौन सा किया, जो रूरल एरिया में पाई जाती हैं, और सेकंड कौन सा किया, जो कहाँ है, अर्बन एरिया में अवेलेबल है। अर्बन का मतलब शहरी क्षेत्रों से और रूरल का मतलब ग्रामीण क्षेत्रों से। ओके, देखें यहाँ पे। अब जो है इसके लिए हमने जो है कौन कौन से एफर्ट किए, हमने पहले तो देख लिया कि लोकल गवर्नमेंट दो लेवल की होती हैं, तो हमने डिसेंट्रलाइजेशन किया कब था या क्या क्या एफर्ट किए हम। ऑब्वियसली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ ना कुछ चेंज करेंगे तभी तो लोकल लेवल का क्रिएशन होगा। तो हम लोगों ने किया क्या है, देखें, अर्लियर इलेक्शंस वर नॉट हेल्ड रेगुलरली एंड लोकल गवर्नमेंट वर नॉट गिवन एनी पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, कि पहले भी हमारे पास जब डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हुआ तब भी हमारे पास जो है गाँवों में पंचायत हुआ करती थी। बात को ध्यान से समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब हमारे पास डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हुआ था उस टाइम पीरियड में भी हमारे पास जो है ग्राम पंचायत हुआ करती थी, म्यूनसिपैलिटीज अवेलेबल थी। बट प्रॉब्लम क्या थी कि इन ग्राम पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज में जो इलेक्शंस हैं वो रेगुलरली कंडक्ट नहीं होते थे। कुछ समझ में आया, यस और नो। इनके टाइम टू टाइम इलेक्शन कंडक्ट नहीं होते थे। दूसरी बात, इनके पास कोई पर्सनल पावर अवेलेबल नहीं थे जैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होता है। जैसे आपने सुना होगा स्टेट, जैसे आज प्रेजेंट टाइम की बात करें, लोकल गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कलेक्शन की पावर है। याद आए कुछ एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल मैंने देवगढ़ के कंटेक्स्ट में दिया था कि हमारे यहाँ पर जो है लोकल गवर्नमेंट क्या करती है, फेयर एंड फेस्टिवल्स जो है वो ऑर्गेनाइज करती है, मेले लगाती है। मेलों से जो पैसा आता है वो किसके पास जाएगा, लोकल गवर्नमेंट के पास जाता है। इसी तरह मैंने एक स्टेडियम का एग्जाम्पल दिया था आप लोगों को, तो वो जो सारा पैसा है वो किसके पास जाता है, लोकल गवर्नमेंट के पास जाता है। लेकिन पहले इस तरह के पावर लोकल गवर्नमेंट के पास अवेलेबल नहीं थे। फिर आगे देखें, अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन 1992। ये ईयर जो लिखा हुआ है ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि इसको लेकर जो पहला स्टेप जो है जब लिया गया था, कब लिया, 1992 में लिया गया। दैट मीन्स इस 1992 में हम क्या कर रहे हैं, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं। कुछ समझ में आया। दैट मीन्स हम क्या करेंगे कि जो पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और स्टेट गवर्नमेंट के पास, उनसे पावर लिए और लेकर किसको प्रोवाइड कर दिए, लोकल गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर दिए। ये सारा वर्क कब हुआ है, 1992 में। इज इट क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। आगे देखें, आगे जो बता रखा है
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स ऑफ 1992 कि जब आप लोकल लेवल का क्रिएशन कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास पहले से 2 लेवल अवेलेबल हैं, तो जो पहले जो सिस्टम बना हुआ है, जो लॉ बना हुआ है, अब उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अमेंडमेंट करके 3rd लेवल को उसमें ऐड करना पड़ेगा। समझ में आई बात? तो ऐड करने के लिए हमने क्या किया, 1992 में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ था उसमें हम क्या करेंगे, अमेंडमेंट करेंगे। समझ में आई बात? यस और नो? अब ये जो नंबर लिखा है आगे 73rd एंड 74th, इसका मीनिंग क्या है? दैट मीन्स हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन को कई बार क्या किया गया होगा, अमेंड किया होगा, उसमें सुधार किया गया होगा। तो ये जो लोकल लेवल को जो है ऐड करने का जो अमेंडमेंट हुआ है वो कौन से नंबर का है, 73 और 74 नंबर का अमेंडमेंट है। समझ में आया? ये अमेंडमेंट भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन से अमेंडमेंट के थ्रू लोकल लेवल को जो है ऐड किया गया था और कब ऐड किया, 1992 में ऐड किया, और अमेंडमेंट नंबर कौन सा है, 73rd एंड 74th। ये दोनों नंबर समझ में आया आप लोगों को? हाँ या ना? ऐसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें हम टाइम टू टाइम क्या करते हैं, अमेंडमेंट करते हैं, सुधार करते हैं। तो सुधार करने की भी अलग अलग नंबर होते हैं, फर्स्ट टाइम किया होगा, सेकंड टाइम किया होगा, थर्ड टाइम किया होगा। तो 73rd और 74th टाइम जब किया था तब हमने लोकल लेवल को क्या कर दिया उस कॉन्स्टिट्यूशन में, और ऐड कर दिया। समझ में आई बात? हाँ या ना? देखिए आगे। अब जो है इस अमेंडमेंट में हमने कौन कौन से प्रोविजन किए हैं, क्या क्या जो है इसमें चेंज लेकर आए हैं। फर्स्ट दे रखा है, इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस टू द लोकल गवर्नमेंट बॉडी, कि हमने अमेंडमेंट करके ये प्रोविजन कर दिया कि अब क्या होगा, ये मैंडेटरी होगा, नेसेसरी होगा कि जो आपकी जो लोकल बॉडी है, दैट मीन्स कौन सी, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, म्यूनसिपैलिटीज, उनमें जो है रेगुलर क्या करवाया जाए, इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाए। पहला पॉइंट समझ में आया? फर्स्ट पॉइंट समझ में आया क्या? अरे हाँ या ना? क्योंकि आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि इनमें जो है क्या होते थे, रेगुलर इलेक्शन या टाइम टू टाइम पे इलेक्शन जो है कंडक्ट नहीं करवाए जाते थे। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन कर दिया, दैट मीन्स आपको अब इलेक्शन करवाने ही पड़ेंगे। समझ में आया क्या? हाँ या ना? इसी अमेंडमेंट के थ्रू एक चेंज हमारी कंट्री में और हुआ है, आप समझ ले उस चीज को। देखिए सामने मैं यहाँ पर जो है 1992 का जो अमेंडमेंट है उसकी बात कर रहा हूँ। कौन से नंबर का है, 73rd एंड 74th। ये बात तो क्लियर हो गई। इस अमेंडमेंट में हम लोगों ने जो है पहला प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया है कि हमें क्या करवाना है, रेगुलर इलेक्शन जो है वो कंडक्ट करवाने हैं। अब ये रेगुलर इलेक्शन जो रेगुलर करवा रहे हैं वो किसके करवा रहे हैं आप, लोकल गवर्नमेंट। कुछ समझ में आया क्या? और लोकल गवर्नमेंट के मैं आपको पहले ही रोल जो है लेवल बता चुका हूँ, एक कौन सा होता है अर्बन और सेकंड कौन सी होती है रूरल। ये बात समझ में आई? हाँ या ना? अब ये जो है इलेक्शन करवाने के लिए हमारी कंट्री में एक जो है ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। आपने सुना होगा एक इलेक्शन कमीशन होता है, ऐसा कुछ सुना है आपने? ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एक तो ये होता है और एक और होता है उसको जो है SECI कहते हैं, सॉरी SEC कहते हैं। ये क्या है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। कुछ समझ में आ रही है बातें? हम लोगों ने जो है पहली बात तो यहाँ पर मैंने लिखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता है, हमारी कंट्री में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन होते हैं, दैट मीन्स कौन से, लोकसभा के और राज्यसभा के, उन इलेक्शन को कंडक्ट करवाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की होती है। पहली बात समझ में आई। इसके अलावा जितने भी स्टेट्स हैं उन स्टेट में क्या होगी, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। MLA और MLC नाम सुना है, उनके इलेक्शन भी कंडक्ट करवाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। बात को ध्यान से समझना। लेकिन इन 1992 मैंने आपको कहा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन किया गया है कि लोकल लेवल की जो गवर्नमेंट है उसके इलेक्शन रेगुलर जो है कंडक्ट करवाए जाएंगे। समझ में आई बात? तो अब इलेक्शन करवाएगा कौन? तो इसके लिए इन द ईयर ऑफ 1992 हम लोगों ने क्या किया, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो ऑर्गेनाइज किया। समझ में आई बात? ये अलग से एक इंस्टीट्यूट बनाया और इसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आप क्या करेंगे, अर्बन एरिया में और रूरल एरिया में जो है रेगुलर इलेक्शन जो है कंडक्ट करवाएंगे। अब रेगुलर इलेक्शन का मतलब क्या है, आफ्टर एवरी 5 ईयर इनकी क्या होगी, जिम्मेदारी होगी कि हर 5 साल बाद ये क्या करेंगे, इन अर्बन एरिया में और इन रूरल एरिया में इलेक्शन कंडक्ट करवाएंगे। समझ में आया क्या पॉइंट नंबर 1? हाँ या ना? एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी ड्यूटी क्या है, स्टेट इलेक्शन कमीशन की। और बहुत सारे बच्चे वहां पर क्या करते हैं कि जब स्टेट इलेक्शन कमीशन पूछा जाता है तो वो लोग जो है स्टेट गवर्नमेंट की इलेक्शन कंडक्ट करवाना लिख देते हैं।
ऐसी कंडीशन में आपका आंसर क्या हो जाएगा? रॉन्ग। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के इलेक्शन कंडक्ट करवाने की ड्यूटी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है, जबकि लोकल जो इलेक्शन होते हैं उनको कंडक्ट करवाने की ड्यूटी किसकी है? स्टेट इलेक्शन कमीशन की है। नाम जरूर ध्यान रखें, एग्जाम में पूछा गया है। समझ में आया? क्लियर? हाँ सर, ये अपना पहला अमेंडमेंट था। इस फर्स्ट अमेंडमेंट के बाद आगे देखें, सीट्स आर रिजर्व इन द इलेक्टेड बॉडीज फॉर SC, ST एंड OBC। कि आप लोगों ने जो अमेंडमेंट कर रहे हैं, पहला अमेंडमेंट आपने देख लिया, दूसरा जो प्रोविजन किया था सेकंड, उस सेकंड प्रोविजन में क्या किया कि जो लोकल लेवल पर जो सीट्स हैं उनको क्या कर दिया, इन बैकवर्ड कम्युनिटी के लिए क्या कर दिया, कुछ सीट्स को रिजर्व कर दिया। रिजर्व किसके लिए किया है? SC, ST और OBC के लिए। कुछ समझ में आया? कुछ सीट इनके लिए क्या होगी? रिजर्व होगी। दैट मीन्स उस सीट पर उसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का ही कैंडिडेट क्या करेगा? इलेक्शन फाइट करेगा। समझ में आई बात? ऐसा क्यों किया गया ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। रिजर्वेशन का सिस्टम जो है मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ लास्ट क्लास में। ओके, आगे देखें, ये मेन इंपॉर्टेंट बात है जो एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, इसका ध्यान रखें। एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व फॉर वुमेन। कि इसमें हम लोगों ने क्या किया है, जितनी भी सीट्स हैं, कुछ सीट तो हमने रिजर्व कर दी किसके लिए? SC, ST और OBC के लिए। ये था सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये है कि हमने जो है टोटल सीट में से 1/3 सीट जो है वो रिजर्व कर दी है किसके लिए? वुमेन्स के लिए। ध्यान रखें इस बात को कि सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में जो इलेक्शन होते हैं वहां पर वुमेन्स के लिए सीट रिजर्व नहीं है। रिजर्वेशन का सिस्टम वुमेन के लिए नहीं है, बट वुमेन्स के लिए जो रिजर्वेशन का सिस्टम अवेलेबल है वो कहां पर है? लोकल गवर्नमेंट में ही अवेलेबल है। ये भी कई बार पूछा गया है। समझ में आई बात? हाँ या ना? कितनी सीट्स है? 1/3। लेकिन प्रेजेंट टाइम में अभी जो है गवर्नमेंट ने, जैसे वो कश्मीर वाला कल मैटर मैंने आपको पढ़ाया था, अभी जो है कुछ रिसेंट जो है लगभग साल भर पहले की बात है, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी वुमेन के लिए जो है रिजर्वेशन का प्रोविजन किया गया है। दैट मीन्स कहाँ पर? पार्लियामेंट में। ओके, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमें चलना है। हमारे सिलेबस में इसका कहीं पर भी जो है वहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। सिलेबस में ये पॉइंट जरूर लिखा हुआ, ये मेंशन है कि लोकल गवर्नमेंट में वुमेन को रिजर्वेशन दिया गया है। समझ में आई बात? ओके, आगे चलें। अगला पॉइंट दे रखा है, एंड इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन इज क्रिएटेड कॉल्ड स्टेट इलेक्शन कमीशन। अभी मैं इसके बारे में समझा चुका हूँ कि इलेक्शन को रेगुलर कंडक्ट करवाने के लिए हमने क्या किया है, एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट जो है वो स्टेबलाइज किया और उसको नाम क्या दिया? स्टेट इलेक्शन कमीशन। समझ में आ गई बात? ये हर स्टेट में होगा और इसकी ड्यूटी मैं आपको अभी समझा चुका हूँ कि ये लोकल गवर्नमेंट जो है उनके इलेक्शन कंडक्ट करवाएगी और करवाने का टाइम पीरियड फिक्स है कितना? आफ्टर एवरी 5 ईयर। ओके, देखें, an independent institution is created called state election commission in each state to conduct पंचायत and municipality election। कि पंचायत और म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन करने की जो कंडक्ट करवाने की ड्यूटी है वो किसकी होगी? इसी की होगी। ओके, इसके बाद अगला पॉइंट देखिए आप, नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, द स्टेट गवर्नमेंट हैज टू शेयर सम ऑफ इट्स पावर एंड रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट। कि इसमें हमने प्रोविजन कर दिया, हमने क्या सिस्टम किया है कि स्टेट गवर्नमेंट के कुछ पावर थे वो किसको लेकर किसको दे दिए? हमने लोकल गवर्नमेंट को। तो यहाँ पर यही दे रखा है कि अब जो है कुछ पावर्स हमने प्रोवाइड करवा दिए किसको? लोकल गवर्नमेंट को। और साथ ही साथ ये पावर कौन से हैं? रूल करने के पावर। अब रूल करना है तो पैसा भी तो आपके पास होना चाहिए, तो इनको रेवेन्यू की भी पावर इन्होंने क्या कर दी है? प्रोवाइड करवा दी। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको एग्जाम्पल दिया था मैंने कि लोकल गवर्नमेंट जो है वो फेयर एंड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करती है और वो फिर क्या करती है? रेवेन्यू कलेक्ट करती है। तो ये राइट इनको कहाँ से मिला है फेयर एंड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने का? इसी 1992 के अमेंडमेंट के थ्रू जो है ये जो है राइट मिला है। समझ में आ गई बात? आगे देखें, विद लोकल गवर्नमेंट दिस शेयरिंग वेराइज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। और ये जो पावर शेयरिंग जो है कुछ स्टेट में ज़्यादा हो सकती है और कुछ स्टेट में क्या हो सकती है? अलग अलग हो सकती है। ये आपका जो अमेंडमेंट है 1992 का है। आपको इसको लेकर कोई डाउट होता आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। है क्या किसी को समझ में आया 1992 का अमेंडमेंट? यस और नो? चलो आगे। ओके, नेक्स्ट देखें, द स्ट्रक्चर ऑफ रूरल लोकल गवर्नमेंट। कि जो लोकल गवर्नमेंट होती है कौन सी? रूरल एरिया की, उसका स्ट्रक्चर कैसा है? उसके स्ट्रक्चर की बात करें तो देखें, ईच विलेज हैज अ ग्राम पंचायत। जनरली होता क्या है, यहाँ पर स्ट्रक्चर को आप समझे, इसमें क्या होगा देखें, सबसे छोटा लेवल जो होता है वो किसका होता है? ग्राम पंचायत का होता है। अब ये ग्राम पंचायत क्या होती है? छोटे छोटे जो विलेज हैं
उन छोटे छोटे विलेज को क्या कर देंगे, मिला देंगे। छोटे छोटे एरिया क्या कर दिया, मिला दिया, और उनको मिलाकर हम क्या करेंगे, एक बड़ी यूनिट बनाएंगे। उस बड़ी यूनिट को नाम क्या दे दिया, ग्राम पंचायत। समझ में आया, हाँ या ना? अगर इसके कंपेयर में अगर मैं देवगढ़ वाला एग्जांपल लूँ तो आई थिंक आपको और ज़्यादा समझ में आएगा कि जैसे एक पूरा एक टाउन है देवगढ़, उस देवगढ़ टाउन को क्या कर दिया हमने, कुछ छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया। जो छोटे छोटे पार्ट हैं वो पार्ट क्या कहलाएंगे, वार्ड्स। कुछ पता है इसके बारे में? हर वार्ड का एक पार्षद होता है, ऐसा कुछ सुना होगा आपने। तो सेम एज इट इज यहाँ पर जो जिस तरह से आपके पास देवगढ़ एक यूनिट है जिसको आप क्या कह रहे हैं, म्युनिसिपैलिटी, नगर पालिका कहते हैं, उसी तरह गांवों में क्या होता है, जो बड़ी यूनिट होती है, सबसे छोटी जो यूनिट है गांव के लिए लोकल लेवल पर सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है, ग्राम पंचायत होती है। इसी ग्राम पंचायत को भी क्या किया जाएगा, छोटे छोटे वार्ड्स में डिवाइड किया जाएगा। समझ में आ रहा है, हाँ या ना? जिस तरह से यहाँ पर जो है हर वार्ड का क्या होता है, एक पार्षद होता है, ऐसा सुना है आप लोगों ने? अरे यस और नो? उसी तरह यहाँ पर भी क्या होंगे, छोटे छोटे वार्ड्स होंगे, और हर वार्ड का अपना क्या होगा, एक वार्ड मेंबर होगा जिसको आप पार्षद भी कह सकते हैं। समझ में आई बात? यस और नो? देखें इसको, देखा है ईच विलेज हैज अ ग्राम पंचायत कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स, की हर गांव का जो ग्रुप है वो मिलकर क्या बनाएगा, ग्राम पंचायत बनाएगा। और उस ग्राम पंचायत में आपके पास क्या होंगे, छोटे छोटे वार्ड मेंबर होंगे। इन्हीं वार्ड मेंबर के लिए अभी मैंने टर्म कौन सा यूज लिया था, पार्षद। समझ में आई बात? ये पार्षद जो है वो गाँव शहरों में होते हैं, गाँवों में पार्षद नहीं कहते उसको। क्लियर? देखें आगे, गाँव में जो है इनके लिए टर्म दे रखा है, देखें ईच विलेज हैज अ ग्राम पंचायत कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स, और इन वार्ड मेंबर को गांवों में जो है क्या कहा जाता है, पंच कहा जाता है। समझ में आई बात? जैसे सिटी में पार्षद होता है उसी तरह गांवों में कौन होते हैं, पंच होते हैं। क्लियर? आगे देखें, एंड अ प्रेसिडेंट, और फिर उनका क्या होगा, एक लीडर होगा। जैसे अर्बन एरिया में मैंने अभी कहा था हर वार्ड का क्या होता है, एक पार्षद होता है, फिर उन पार्षद के ऊपर उनका एक लीडर होता है। नगर पालिका में लीडर कौन है, नगर पालिका चेयरमैन, सुना है आपने? ऐसा ही गांव में इनका क्या होता है, एक लीडर होता है, और उस लीडर का नाम क्या होता है, सरपंच। समझ में आई बात? क्लियर है? दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ दैट वार्ड और विलेज, और इनका जो इलेक्शन है वो कैसा होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। डायरेक्ट इलेक्शन का मीनिंग क्या है, डायरेक्ट इलेक्शन का मीनिंग क्या है? इलेक्शन दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मीनिंग क्या है, जिसमें सिटीजन जो है, जो जनता, आम जनता जो है, जो डायरेक्टली क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है, उन इलेक्शन को हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट इलेक्शन। समझ में आया कुछ? यस और नो? कि जो लोकल पर्सन है जिनकी एज कितनी है, 18+ हैं, उन्हीं के लिए टर्म क्या आया, एडल्ट सिटीजन्स या एडल्ट पॉपुलेशन। समझ में आई बात? जिनके पास क्या होता है, वोटिंग राइट होता है, वो लोग ही जब इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके पहले किसको इलेक्ट करेंगे, अपने हर एरिया के, हर वार्ड के अपने वार्ड मेंबर को, जिसको आप पंच कहते हैं। आफ्टर दैट वो किसको इलेक्ट करते हैं, सरपंच को इलेक्ट करते हैं। इज इट क्लियर? अरे हाँ या ना? देखिए, इट वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा, और ये जो पूरी ग्राम पंचायत है, इस ग्राम पंचायत में क्या होती है, हर ग्राम पंचायत में एक ग्राम सभा होती है। इसको समझना ध्यान से, ग्राम सभा क्या है। इस ग्राम सभा में क्या होगा, जैसे ग्राम पंचायत किससे मिलकर बनी है, एक तो पंच से और दूसरा किससे मिलकर बनी है, सरपंच से। अब इसी की जैसी जो है वो ग्राम सभा होती है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इस ग्राम सभा का मीनिंग है कि गांव में जितने भी क्या है, वोटर्स हैं, उस ग्राम पंचायत में जितने भी वोटर्स हैं उनका पूरा क्या होगा, एक ग्रुप होगा। उस ग्रुप को हम क्या नाम देंगे, ग्राम सभा नाम देंगे। समझ में आई बात? इस ग्राम सभा की जो है जनरली कुछ मीटिंग्स फिक्स होती हैं। जैसे 15 अगस्त जो है उस दिन इनकी एक मीटिंग होती है, एक मीटिंग होती है 26 जनवरी को, और एक मीटिंग होती है 2 अक्टूबर को। दैट मीन्स इस ग्राम सभा की साल में कम से कम कितनी मीटिंग होती है, 3 मीटिंग्स। समझ में आई बात? कब कब होती है, 15 अगस्त, 26 जनवरी एंड 2 अक्टूबर। समझ में आया क्या? अब ये ग्राम सभा जो है वो किससे मिलकर बनती है, तो मैंने आपको बता दिया है कि गांव में जितने भी वोटर्स हैं उनका ग्रुप क्या कहलाएगा, ग्राम सभा कहलाएगा। ये क्या करती है, जो ग्राम, जो आपकी जो अभी पढ़ी है आपने ग्राम पंचायत, वो इस ग्राम सभा के सुपरविजन के अकॉर्डिंग क्या करेगी, वर्क करेगी। दैट मीन्स ग्राम पंचायत में जितने भी मेंबर्स होते हैं वो अपने सारी बातें बताते हैं कि हम कौन कौन से प्लान करने वाले हैं, हम क्या क्या वर्क करवाएंगे, कितना रेवेन्यू हमारे पास कलेक्ट हुआ है। ये सारी बातें जो है, सारे डिसीजंस कहाँ होते हैं, इनकी मीटिंग में होते हैं।
ग्राम पंचायत और ग्राम सभा समझ में आई क्या? यस और नो? ग्राम पंचायत में मेंबर्स कौन है? वार्ड पंच, दैट मीन्स पंच और सरपंच। जबकि ग्राम सभा में कौन आते हैं? ये पंच और सरपंच तो है ही, इनके अलावा उस गांव के जितने भी वोटर हैं वो सब मिलकर क्या बनाएंगे? ग्राम सभा बनाएंगे। समझ में आया क्या आप लोगों को? हाँ या नो? चलो आगे देखें आप। अगला दे रखा है सेकंड पॉइंट इसी के बारे में, फ्यू ग्राम पंचायत फ्रॉम पंचायत समिति और ब्लॉक मंडल। इस बात को समझे आप। सबसे पहले जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि सबसे छोटा जो लेवल होता है गांवों में वो कौन सा होता है? ग्राम पंचायत होता है, ऐसा कुछ बताया था। इस ग्राम पंचायत में मैंने आपको बताया कि एक तरफ तो क्या होते हैं? पंच होते हैं, और फिर पंच जो है इनका एक लीडर होता है, वो क्या कहलाता है? आपका सरपंच कहलाता है, ऐसा ही कुछ बताया था। अब होगा क्या? जैसे मैंने कहा ये तो एक ग्राम पंचायत की ही बात की थी, एक की ही बात की। देवगढ़ जैसे अपनी एक तहसील है, यस और नो? देवगढ़ तहसील है। इस देवगढ़ तहसील के अंदर अगर बात करें तो इसके नीचे छोटी छोटी बहुत सारी ग्राम पंचायत होगी या नहीं होगी? हाँ या ना? बहुत सारी छोटी छोटी ग्राम पंचायत होगी। तो उन सारी ग्राम पंचायत का हम क्या बना सकते हैं? एक पूरा ग्रुप बना सकते हैं, और वो जो ग्रुप है वो ग्रुप आपका क्या कहलाएगा? यहाँ पर उसका नाम दे रखा है पंचायत समिति कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पंचायत समिति। कुछ समझ में आई बात मेरी? गांवों में तो हमने ग्राम पंचायत बना दी, बहुत सारी ग्राम पंचायत का हमने क्या कर दिया? एक ग्रुप ले लिया, और उस ग्रुप को नाम क्या दे दिया? पंचायत समिति। समझ में आई बात? अब इस पंचायत समिति को जो है कौन से लेवल पर होती है? ये ब्लॉक लेवल पर होती है या फिर मंडल लेवल पर होती है? ब्लॉक और मंडल का मतलब क्या है? सीधा सा समझ में नहीं आए तो आपने ये नाम तो सुना है, तहसील। तहसील लेवल पर क्या होती है? आपकी पंचायत समिति होती है। अगर आप अपनी बात करें तो देवगढ़ में भी एक पंचायत समिति एग्जिस्ट करती है, पता है आप लोगों को? ओके, आगे देखिए। इस पंचायत समिति के बारे में बात करेंगे आगे कि फ्यू ग्राम पंचायत फॉर्म्स पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल। The members of this representative bodies are elected by all the पंचायत members in that area। कि जो पंचायत समिति जो नाम लिया था मैंने अभी, इस पंचायत समिति में भी इसमें भी क्या होंगे? अलग अलग मेंबर होंगे। इन मेंबर्स में इनका एक क्या होता है? लीडर भी होता है, और उस लीडर को आपने सुना होगा हमारे यहाँ पर क्या कहते हैं? प्रधान कहते हैं। ऐसा कुछ सुना है आपने? ग्राम पंचायत में तो सरपंच होता है, बहुत सारी ग्राम पंचायत का ग्रुप बना दें, वो क्या कहलाएगा? पंचायत समिति। और इन पंचायत समिति में भी क्या होते हैं? बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। इन मेंबर्स को इलेक्ट कौन करते हैं? तो ग्राम पंचायत के जो मेंबर हैं वो इनको क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखें, द मेंबर्स ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, दैट मीन्स किसकी बात कर रहे हैं? पंचायत समिति की। किसके मेंबर जो हैं? दे आर इलेक्टेड बाय ऑल द पंचायत मेंबर्स इन दैट एरिया। कि इस पंचायत के जो भी मेंबर्स हैं वो क्या करेंगे? इसको इलेक्ट करेंगे। और इन मेंबर्स में से भी इनका भी क्या होता है? एक लीडर होता है, उस लीडर को हम क्या कहते हैं? प्रधान कहते हैं। समझ में आई बात? ग्राम पंचायत का लीडर सरपंच, पंचायत समिति का लीडर प्रधान। क्लियर? देखिए आगे नेक्स्ट देखें। ऑल पंचायत समितिज और मंडल्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर फॉर्म जिला परिषद। जैसे मैंने सबसे नीचे लेवल लिया था ग्राम पंचायत का, और बहुत सारी ग्राम पंचायत मिलकर क्या बनाएगी? पंचायत समिति बनाएगी। और ये पंचायत समिति कौन से लेवल पर होती है? तहसील लेवल पर। याद आया? अब ये तो तहसील की बात की, तहसील से ऊपर लेवल कौन सा होता है? डिस्ट्रिक्ट का। तो एक जिले में जितनी भी पंचायत समिति होगी उनका वापस क्या बनेगा? एक बड़ा ग्रुप बनेगा, और उसको हम क्या नाम देंगे? जिला परिषद नाम देंगे। क्या नाम देंगे? जिला परिषद। समझ में आया? ग्राम पंचायत का अभी एक लीडर मैंने यहाँ पर राइट किया था, शायद याद होगा, कौन? सरपंच। पंचायत समिति का लीडर कौन था? प्रधान। और उसी तरह जो जिला परिषद होती है इसका जो लीडर होता है उसको हम जिला प्रमुख कहते हैं। क्या कहते हैं? जिला प्रमुख। समझ में आया क्या? ये स्ट्रक्चर समझ में आया आपको? इसमें भी लेवल कर दिए, ये लोअर लेवल, ये मिडिल लेवल और ये हायर लेवल है। इज इट क्लियर? ये जो बात की है मैंने रूरल एरिया की बात की है, गांवों वाले एरिया की बात की है। ओके, देखिए इसके बारे में और। ऑल पंचायत समितिज और मंडल्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट टुगेदर फॉर्म जिला परिषद। मेंबर्स ऑफ लोकसभा, अब समझना ध्यान से बात, मेंबर्स ऑफ लोकसभा, MLAs of that district and some other officials of other district level bodies are also its member। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ किसकी? जिला परिषद की। अब इस जिला परिषद में मेंबर कौन होते हैं? जैसे आपने देखा था ग्राम पंचायत के मेंबर किसको इलेक्ट करते हैं? पंचायत समिति के मेंबर को इलेक्ट करते हैं, और पंचायत समिति के मेंबर किसको इलेक्ट करेंगे? जिला परिषद के मेंबर को। इतनी बात समझ में आ गई? अब जिला परिषद में जो मेंबर है इनके अलावा और कौन मेंबर इसके हो सकते हैं?
कौन कौन से मेंबर हो सकते हैं। तो पहली चीज़, जो पर्टिकुलर जो डिस्ट्रिक्ट हैं उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी एमएलए हैं वो इसके क्या होंगे, मेंबर होंगे। समझ में आई बात। इसके अलावा उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी क्या हैं, एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको क्या कहते हैं, सांसद कहते हैं, वो भी इसके क्या होंगे, मेंबर होंगे। ये बात यहाँ पर लिखी है कि मेंबर ऑफ लोकसभा, दैट मीन्स एमपी, and MLA of the district and some other officials of other district level bodies are also its member। ये सारे लोग इसके क्या होंगे, मेंबर होंगे। इतनी बात समझ में आई क्या, हाँ या ना। चलो आगे देखें। लास्ट पॉइंट दे रखा है, इन बिग सिटीज देयर आर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, व्हाट दिस लोकल गवर्नमेंट बॉडीज आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड बॉडीज कंसिस्टिंग ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। कि जो लोकल एरिया जो है, जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं या जो टाउन्स होते हैं, वहाँ पर क्या होती है, म्युनिसिपैलिटीज़ होती है, जिनको जो है अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। कम पॉपुलेशन अगर होगी तो वहाँ पर नगर पालिका होती है, फिर नगर निगम होती है और फिर नगर परिषद होती है। ये 3 लेवल जो है इसमें पाए जाते हैं। जिस तरह से आपने अलग अलग स्ट्रक्चर देखा है, कौन सा, रूरल एरिया वाला, जहाँ पर ग्राम पंचायत, उससे ऊपर पंचायत समिति और उससे ऊपर जिला परिषद, वैसा लेवल इसमें नहीं होता। इसमें सिर्फ एक ही है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जिसको आप नगर पालिका, नगर निगम या नगर परिषद कह सकते हैं। इसी के साथ आपका जो चैप्टर है वो यहाँ पर क्या होता है, समाप्त होता है। ओके।